जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसोने लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा पीएनएसटी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में आज हम लोग लेकर आए हैं रे ऑप्टिक्स के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक, और बारी बारी विथ डिटेल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ में हम लोग बहुत सारे एडिशनल चीजें बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा और गारंटीड एक क्वेश्चन के साथ आप 6 से 7 या बहुत सारी चीजें सीख कर जाओगे। और आई होप यदि आप एग्जाम के दौरान इसको रिवाइज करते हो, ठीक, पीवाईक्यू सीरीज को ही रिवाइज कर रहे हो केवल और हमारे एक्सप्लेनेशन को रिवाइज कर रहे हो, तो 101% गारंटी आपका 20 प्लस मार्क 25 प्लस मार्क आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आज के पीवाईक्यू लेक्चर में। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 के क्वेश्चन में आया हुआ है, 2011 के क्वेश्चन में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, नीट में भी कई बार रिपीट हो चुका है। नीट में भी रिपीट हुआ है, पीएनएसटी पीवाईक्यू में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जाओ आप लोगों को नीट में भी देखने के लिए मिलेंगे और पीएनएसटी में भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक, तो जो बच्चा नीट की भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये वाला लेक्चर बेनिफिशियल होगा, इसीलिए जुड़े रहे अंत तक हमारे साथ में और नोट करते रहे जो भी आपको एडिशनल चीजें बताए जा रहे हैं। आपको क्या बोला गया है कि मान के चलो कोई एक माध्यम है, यहाँ पर एक माध्यम लिए, यहाँ पर दूसरा माध्यम लिए, ठीक है सर, और ये हमारा नॉर्मल लाइन हुआ। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल अभिलंब, नॉर्मल लाइन क्या होता है कि जो परावर्तित सतह होता है उस पर खींचा गया लंबवत रेखा, लंबवत लाइन क्या कहलाता है, नॉर्मल रेखा या अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब। सर अब हम यहां से प्रकाश किरणें गुजारेंगे, ठीक है, प्रकाश किरणें क्या होता है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मतलब ये सीधे ना चलते हुए, ठीक है ना, अपने मार्ग से कुछ कोण पर क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। सर क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से, अपने ओरिजिनल मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी गुण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन का गुण कहते हैं। सर ये जो कण, जो आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये सारी चीजें एक एक चीज बताया जाएगा जिसका फिजिक्स बहुत बहुत ज्यादा भी वीक है, उसको भी कोई समस्या नहीं आने वाली इस लेक्चर के बाद। हर चीज वो सीख कर जाएगा और जिसका फिजिक्स स्ट्रांग है वो स्किप कर सकता है, स्पीड बढ़ाकर देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका, इस कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्त आपतन कोण। ठीक है ना, इस कोण को कहते हैं अपवर्तन का कोण। ठीक, इसमें से एक नियम देखने के लिए मिलता है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम देखने के लिए मिलता है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम देखने के लिए मिलता है। स्नेल का नियम क्या कहते हैं, म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में बेटा साइन आर कहते हैं। म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको हम लोग 1μ2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले के सापेक्ष, सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, क्या कहते हैं, दूसरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बहुत थोड़ी सी चीजें जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न की, तो प्रश्न क्या बोल रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करेगी तो क्या नहीं बदलेगा। तो सर क्या नहीं बदलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्या बदल जाता है, उसका वेग बदल जाता है, उसका वेग बदल जाता है। ठीक है, और वेग बदल गया तो उसका तरंगदैर्ध्य भी बदल जाएगा बेटा, तरंगदैर्ध्य भी बदल जाएगा। ठीक है, तरंगदैर्ध्य भी बदल जाएगा, चाल बदल जाएगी, वेग और चाल दोनों एक ही है, वेग और चाल दोनों एक ही है। जो नहीं बदलेगा वो है बेटा आवृत्ति, जो नहीं बदलेगा वो होगा आवृत्ति। प्रकाश किसी भी माध्यम में प्रवेश कर ले, प्रकाश किसी भी माध्यम में प्रवेश कर ले, उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी,
उसकी आवृत्ति क्या होगी बेटा, नहीं बदलने वाली। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में यदि प्रवेश कर रही है, ठीक है, यदि प्रवेश कर रही है तो इस प्रकार से आप देखोगे, इसकी आवृत्ति सेम रहेगी। सभी माध्यम इसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति नियत रहेगी। ठीक है, इसको रट डालिए, ये कई बार नीट और पीएनएसटी में भी रिपीट हुआ सवाल है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है बेटा, निम्न में से कौन सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश देता है। सर एक वर्णी प्रकाश का मतलब, ध्यान दीजिएगा, एक वर्णी प्रकाश का मतलब इसमें से जितने भी प्रकाश किरणें कला संबद्ध पढ़ सकते हैं, कला संबद्ध। सर कला संबद्ध मतलब जिसकी आवृत्ति समान हो, और जो समान कला में हो, जिनका कला कैसा हो, समान हो, सेम फेज डिफरेंस हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी और जिसका फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, ऐसे प्रकाश किरण या प्रकाश स्रोत को एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये किसके लिए मिलता है, एक लौता स्रोत मिलता है, वो होता है लेजर। वो कौन सा होता है बेटा, लेजर से निकलने वाले सारे प्रकाश किरणें एक वर्णी प्रकाश किरणें होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, लेजर से जो निकलती है ये बहुत दूर तक सीधी होती है, बहुत दूर तक एक बीम एकदम सीधी। अरे यार लेजर लाइट कौन नहीं जानता भाई, लेजर लाइट से बचपन बीता है, लेजर लाइट खेल के बचपन बीता है हमारा। ठीक है, तो लेजर लाइट हर कोई जानता है। लेजर लाइट पाड़ते मंडई मेले में आपको लेजर लाइट मिल जाता है। तो उसकी जो लाइट एकदम सीधी, बिना रास्ता बदले, बिना इधर उधर बिखरे, वो एकदम सीधी रास्ता में तय करती है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं लेजर लाइट कैसा है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत का एक माध्यम है। ठीक है सर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा, आवाज आ रही होगी तो थम्स अप करे, आवाज आ रही होगी तो थम्स अप करे बेटा। ठीक है ना, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, कांच में प्रकाश की चाल SI मात्रक दिया हुआ है। ठीक है सर, अपवर्तनांक दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट उड़ाएंगे, ठीक है ना, कांच का मात्रक दिया हुआ है, तो म्यू इजिकल टू होता है C/V। ठीक, ध्यान दीजिए सर, ये कहां से आया आपको बता देते हैं। पहले ये हमारा परावर्तित सतह है, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। ठीक है, ये सर हवा है, और ये क्या है हमारा कांच। ठीक है, कांच वाला माध्यम। यदि कोई प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो क्या होगा, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाए, अपने ओरिजिनल मार्ग से क्या हो जाएगी बेटा, विचलित हो जाएगी। ये हो गया हमारा अभिलंब हो गया बेटा। ठीक है सर, क्या हो गया, अभिलंब। ये आपतन कोण, अपवर्तन कोण, कोई दिक्कत। ठीक, ये आपतित किरण, अभी तो बता दिए, फिर से क्यों बता रहे भाई। चलिए सर, कोई बच्चा बीच में आ जाता है, वो पीछे रिवाइज करके देख सकता है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझाया हुआ है पहले के जो क्वेश्चंस है उनको। ठीक है, तो जो टॉपिक पिछले हम लोग जो चीजें हम लोग ने पीछे वाले पार्ट में समझा दी है, उन चीजों को हम लोग रिपीट नहीं कर रहे सेम लेक्चर में, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हमने बोला स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू बराबर होता है sin I अपॉन में सर sin R। सर यहाँ पर यदि प्रकाश, हवा में प्रकाश की चाल c है, c बराबर हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सर कांच में इसका अपवर्तनांक दिया, मतलब म्यू का मान दिया हुआ कितना बेटा, 1.5। यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल हम लोग v मान के चलते हैं, तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू बराबर एक फॉर्मूला C/V भी पढ़ते हो, C/V पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, C/V। म्यू बराबर C/V पढ़ते सर म्यू बराबर C/V, v निकालना है सर, तो v बराबर में C/म्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है बेटा। म्यू v बराबर C/म्यू लिख सकते हैं। c का मान आपको पता है, रटा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और म्यू का मान आपको दिया हुआ है कितना बेटा, 1.5। ठीक है, तो ये दशमलव 1 शून्य से 1 दशमलव का 1 शून्य उतार दिया, 10
और 3 5 15, ये 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया बेटा। तो 2 गुणित 10 पर 8 कहीं दिख रहा है क्या बेटा? 2 गुणित 10 पर 8 कहीं दिख रहा होगा तो वही आप लोग को आपका जो आंसर होगा, आपका क्या आंसर होगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, परफेक्ट। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, हवा में प्रकाश की चाल c होता है, c का मान 3 गुणित 10 पर 8, ठीक है। हमने निकालना है कांच में प्रकाश की चाल निकालना। सर कांच में अपवर्तनांक दिया हुआ है कांच का 1.5। सर म्यू बराबर होता है c अपॉन में v, कोई दिक्कत है क्या भाई? तो म्यू v का मान लिख दिए c अपॉन में म्यू, c का मान रखे, म्यू का मान रखे और हल करे। 2 गुणित 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड आया। कोई दिक्कत है क्या बेटा? ठीक है, थम्स अप करें। बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है? लाल रंग, हरा रंग, नीले रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक है सर। लाल का मतलब रेड, और रेड के लिए एफ आर फोकस दूरी है, ठीक है सर। और हरा मतलब ग्रीन, और ग्रीन के लिए एफ जी दिया हुआ है। और नीले रंग के लिए, नीला का मतलब ब्लू, नीले रंग के लिए नीला मतलब ब्लू और एफ बी दिया हुआ है। सर हम देखेंगे इसमें से किसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। आप लोगों को यदि याद होगा, तो आप प्रिज्म जानते हो, प्रिज्म में से यदि श्वेत प्रकाश किरणें गुजरती है तो इसमें से सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है? आप लोगों को याद होगा, बैजानी हपी नाला पढ़े होंगे, बैजानी हपी नाला। ये 7 रंग है, 7 रंगों के नाम है। इंग्लिश में विब ग्योर याद रखना, विब ग्योर, ठीक है। 7 रंगों के नाम सर नीचे से होगा, मतलब बैजानी हपी नाला। सर इसका मतलब ये है सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका हो रहा है? बैगनी कलर का। फिर होगा हमारे को कौन कौन से कलर दिए हुए बेटा? कौन कौन से कलर दिए हुए? हमको कौन कौन से कलर दिए हुए? चलिए, हमको कलर दिए हुए बैगनी, हमको कलर दिया हुआ है नीला, और हमको दिया हुआ है हरा, ठीक है। सॉरी, बैगनी नहीं दिया हुआ है, बैगनी नहीं दिया हुआ है, बैगनी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? पीछे चलते हैं। लाल, हरा, नीला, क्या दिया हुआ है? लाल दिया हुआ है, हरा दिया हुआ है और नीला दिया हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होगा? नीला का। फिर किसका होगा? हरा का। सबसे कम विक्षेपण किसका होगा? लाल का। अब हम लोग रखते हैं लेंस। क्या रखेंगे बेटा? लेंस रखेंगे, लेंस रख लेते बेटा, ठीक है। ये हमने बनाया लेंस। सर लेंस में से मैं श्वेत प्रकाश किरणें गुजारूंगा, ठीक है। इधर देखिएगा, श्वेत प्रकाश किरणें गुजारो यहां से। पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। सर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस जो लेंस के केंद्र से होकर गुजरता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर। अब हमारा श्वेत प्रकाश किरणें गुजरेगी, श्वेत प्रकाश किरणें, तो श्वेत प्रकाश यूं चला, यहां से मैं निकाल रहा हूं लाल, हरा, नीला को। किसको निकालूंगा बेटा? लाल, हरा, नीला। पहले हमारा नीला जाएगा, पहले क्या नहीं जाएगा बेटा? नीला जाएगा, सबसे ज्यादा विक्षेपण। फिर जाएगा बेटा हरा, फिर क्या जाएगा? हरा, ठीक। फिर सबसे कम विक्षेपण किसका हुआ? लाल का। तो ये सबसे कम विक्षेपण लाल का। तो ये इसकी हम फोकस दूरी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं हम लोग? फोकस दूरी। सर एफ बी ये होगा, और एफ जी ये होगा, और एफ रेड, एफ आर ये होगा। कौन सबसे ज्यादा दिख रहा है बेटा? हम बता सकते हैं एफ बी इज लेस देन, एफ जी इज लेस देन एफ आर। यहां पर बता दो भाई, एफ आर किससे ज्यादा बेटा? एफ जी से। और एफ जी किससे ज्यादा बेटा? एफ बी से। बेटा आ रहा है कि नहीं समझ में? आ रहा है समझ में, ठीक है। तो हम बता सकते हैं अपना आंसर कौन सा होगा। एफ आर छोटा है, बिल्कुल गलत आंसर है। एफ जी छोटा है एफ आर से, ग्रीन, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एफ ही बड़ा है, ये बिल्कुल गलत।
हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो दिख रहा है वही लगाना है, आज कुछ भी नहीं, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये 7 रंगों का विक्षेपन किस प्रकार का होता है। सॉरी, पीछे चले गए। ये 7 रंगों का विक्षेपन पता होना चाहिए, किसका विक्षेपन सबसे ज्यादा होता है। किसका विक्षेपन सबसे ज्यादा हुआ? नीला का, फिर हरा का, फिर सबसे कम किसका? लाल का। सर इसमें याद रखना, अगर मैं एक चीज एडिशनल करूं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज्यादा होगी। बैगनी का फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति सबसे ज्यादा और इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम। यही चीजें हम उल्टा कहाँ देखते हैं? लाल रंग में इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है और तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखो। मतलब जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होते जाती है और जैसे नीचे से ऊपर गए तरंगदैर्ध्य बढ़ते जाता है। ठीक है, क्योंकि सर आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, इस बात का ध्यान रखें। अगला सवाल पे आते हैं। आकाश का रंग नीला होने का कारण। आकाश का रंग नीला होने का बहुत ही फेवरेट सवाल है आप लोगों को। एमपी बोर्ड के सवाल में भी ये सवाल कई बार देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा। नीला होने का जो कारण है, मेन कारण, वो होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है बेटा? प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश किरणें किसी कण से टकराती है तो वो ये बौछार की तरफ फैल जाती है। किसकी तरफ फैल जाती है? बौछारों की तरफ फैल जाती है। ठीक है, जिसका विक्षेपन सबसे ज्यादा वो सबसे पहले हमारे तक पहुंचता है और जिसका विक्षेपन कम होता है वो बहुत दूर जाकर विक्षेपित होता है, वो हम तक नहीं पहुंच पाता। तो सर हमारे तक कौन सा किरणें? जो बैगनी है, जामुनी और नीला, ये इसका मिली भगत हमको कलर दिखाई देता है, मतलब नीला। और ये किसके कारण दिखाई देता है बेटा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहते हैं? किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है कर्णी 3। माध्यम के ध्रुवन कोण पर अपवर्तन कोण होता है बेटा? ध्यान दीजिएगा, ध्रुवन कोण क्या होता है सबसे पहले ये जान लो। ये हम लोगों ने कोई अपवर्तित सतह बना ली है। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया। ये प्रकाश किरणें आ रही है जो कि ध्रुवित होकर आ रही है। प्रकाश किरणें ध्रुवित होकर आ रही है। ठीक, ये क्या होगा? पार्शियली क्या हो जाएगा बेटा? ये पार्शियली क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। और पार्शियली क्या हो जाएगा बेटा? सॉरी, ओके, पार्शियली क्या हो जाएगा? अपवर्तित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है, किसी ग्लास पर आपतित होती है, इसमें दो प्रकार के देख सकते हो, दो प्रकार की किरणें देख सकते हो आप लोग। एक तो इसमें ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये कैसा लाइट है बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट कैसा है? अनपोलराइज्ड लाइट। कैसा बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये जब किसी प्रकाश सतह पर आपतित होता है तो आप देखते हो, ठीक है, इसके अधिकांश भाग क्या होता है? परावर्तित हो जाता है और अधिकांश भाग क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है। तब हम लोग कहते हैं ये इसके बीच का कोण अगर 90 अंश है, इसके बीच का कोण 90 अंश है, तब हम लोग ये आईपी लिखते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग ध्रुवन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवन कोण। और ये इसका संबंध याद रखना, 10 आईपी बराबर बेटा म्यू। 10 आईपी, म्यू बराबर क्या होता है बेटा? 10 आईपी। म्यू बराबर 10 आईपी। दिख रहा है कि नहीं बेटा? ये कलर चेंज कर देते हैं अभी। तो म्यू बराबर क्या हो जाता है बेटा? 10 आईपी हो जाता है। 10 आईपी। सर आईपी का मतलब पोलराइज्ड एंगल है। कौन सा एंगल है? पोलराइज्ड एंगल, मतलब ध्रुवन एंगल। तो सर अब तो कर सकते हो ना, कर्णी 3 अपवर्तनांक दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया हुआ है, आईपी निकालना है सर, आईपी ज्ञात करना है, आईपी कितना होता है। तो हम आईपी मतलब कर किसके लिए कर्णी 3 होता है? 10 60 के लिए, 10 60 डिग्री के लिए 10 का मान कर्णी 3 होता है। तो तुलना करेंगे, आईपी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। आईपी बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बहुत ही लल्लू वाला सवाल है, बहुत ही लल्लू वाला सवाल, लल्लू टाइप का सवाल है। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। बड़े अगले सवाल पर। अगला सवाल कहते हैं, क्या कहता है बेटा? निम्न में से कौन सा युग्म वस्तु की सभी अवस्थाओं के लिए सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? वस्तु की सभी अवस्थाओं के लिए
सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात है, ठीक है। तो लेंस बना लेते हैं पहले, उत्तल लेंस। ओ भाई, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ठीक। अवतल लेंस कैसे बनेगा? चलो, अवतल लेंस तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये हो गया अवतल लेंस हमारा, ठीक है। ये हो गया उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, ठीक। इसमें से जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब के लिए बात करेंगे। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का जो होगा ये हो जाएगा, वास्तविक भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, और वास्तविक जो बनेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा होगा। वास्तविक बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा भी होता है। एक स्थिति के लिए हम इसमें आभासी प्रतिबिंब भी देखते हैं, आभासी, आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। और आभासी हमेशा कैसा होता है बेटा, सीधा होता है। आभासी कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है और छोटा होता है। ये बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है, ये छोटा और बड़ा दोनों भी हो सकता है, मे भी। लेकिन जब हम अवतल लेंस की बात करते हैं, किसके लेंस की बात करते हैं, अवतल लेंस की, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है हमेशा, हमेशा कैसे होगा बेटा, हमेशा आभासी होगा। और आभासी होने वाला हमेशा कैसा होता है बेटा, सीधा होता है। हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी कैसा होता है, सीधा होता है। तो सवाल याद रखेंगे, कौन सा युग्म सभी अवस्थाओं के लिए उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब, और हमेशा सीधा और आभासी किसके लिए होता है बेटा, अवतल लेंस किसके लिए होगा, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। यही चीज हम लोग देखते हैं किसके लिए, सॉरी, यही चीज किसके लिए देखते हैं बेटा, दर्पण के लिए। यदि मिरर हमारा कॉन्केव लेंस, सॉरी, यही चीज हम किसके लिए देखते हैं, मिरर के लिए। मिरर मतलब ये अवतल मिरर है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वास्तविक को उल्टा भी देखा जाता है और आभासी और सीधा भी देखा जाता है। लेकिन यदि कोई कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण है, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो उसके लिए हमेशा, हमेशा, हमेशा प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा। आभासी होगा, उसके आगे सीधा लगा ही देना है। वो जोड़ा है, हस्बैंड वाइफ के जोड़े हैं, वो दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। तलाक होने वाली बात नहीं है यहाँ पर तलाक होने से, तलाक होगी तो अलग हो जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई भाई, ठीक है। तो याद रखेंगे, आभासी के साथ में सीधा आएगा ही आएगा और वास्तविक के साथ में उल्टा आएगा ही आएगा। तो अब बात रही किसके लिए, अगर लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस, और दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण। सेम केस देखने के लिए मिलता है। लेंस में बात इधर देखने के लिए बात करेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में दोनों में सेम केस स्थिति देखने के लिए मिलता है। तो सीधा, आभासी और सीधा किसके लिए, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण याद रखोगे, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल, सॉरी, अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, और यहाँ पर नहीं ना, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, ये आंसर कट होगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सॉरी यहाँ दर्पण है, यहाँ ये हमारा सही होगा, ये नहीं होना चाहिए, दर्पण आया हुआ ये, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, बाय मिस्टेक लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम माफी चाहते हैं हाथ जोड़ के, ठीक है ना। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण होगा, ठीक। हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों दर्पण है, बिल्कुल करेक्ट, रॉन्ग आंसर। ये दोनों, ये उत्तल लेंस है तो अवतल दर्पण, दोनों की तो स्थिति सेम है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है बेटा। बड़े अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या कहता है, ये रहा अगला सवाल, ये रहा आपके स्क्रीन पर। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और अबिंदुकता को निम्न प्रकार से दर्शाइए। ठीक है सर, निकट दृष्टि दोष क्या होता है,
निकट दृष्टि दोष, ठीक, इसमें पास का दिखता है, पास का दिखना दूर का नहीं दिखना, दूर का नहीं दिखना। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, इस दृष्टि के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए कौन सा लेंस यूज होता है बेटा? अवतल लेंस यूज होता है। कौन सा लेंस यूज होता है? अवतल, अवतल लेंस यूज होता है, अवतल लेंस यूज होता है। कैसे बेटा? ध्यान दीजिएगा, आपको बता दे, ठीक, किसी भी स्थिति में क्या होता है, ये हमारा वो भाई, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रकाश किरणें, ठीक है, एक करेक्ट फोकस पर इस सामने में क्या लगा देते हैं बेटा? करेक्ट फोकस प्राप्त करने के लिए हम एक अवतल लेंस लगा देते हैं। अवतल लेंस क्या करता है? करेक्ट पॉइंट पर फोकस करता है, ठीक। ऐसी ऐसी स्थिति आ सकती है, हम और डीपली समझ सकते हैं इसको, बट बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाते, ज्यादा क्या हो जाता है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बस इस बात के लिए ख्याल रखेंगे, इस बात के लिए ख्याल रखेंगे, इस बात के लिए ख्याल रखेंगे, यदि निकट दृष्टि दोष है तो पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अवतल लेंस इसको सुधारने के लिए अवतल लेंस यूज लगाते हैं। सर दूरदृष्टि के लिए इसके जस्ट अपोजिट, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, इसके लिए क्या होता है बेटा? पास का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है बेटी, दूर का दिखता है, दूर का दिखना होता है इसमें, ठीक है। इसको करेक्ट करने के लिए, इसको सुधारने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है बेटा? उत्तल लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस यूज होता है, ठीक है। सवाल में कौन सा दिया हुआ है? निकट दृष्टि दोष, अवतल, दीर्घ दृष्टि दोष, उत्तल, अबिंदुकता मतलब बायफोकल, मतलब दोनों वाला बात आ जाएगा। अवतल किधर? इसमें पहले उत्तल है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक लौता आंसर बचता है ऑप्शन नंबर सी। अरे पहले देखना है ना, पहले कौन सा वाला, पहले अवतल यूज होगा, इसके क्रम के अनुसार जमाना बेटा, क्रमशः बोला, क्रमशः, ठीक है। तो पहले अवतल आएगा, और पहले अवतल केवल एक लौता आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। बड़े अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बेटा? ये भी बता दिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? उत्तल दर्पण आभासी सीधा, आभासी सीधा और छोटा होगा, आभासी सीधा और छोटा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में दे दिया है। यदि किसी को ये वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जानना है तो पिछले वाले आप पीछे पार्ट में स्किप करके देख सकते हैं, रिवाइज करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते अगले सवाल पर। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए, आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए याद रखेंगे, आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? m बराबर होता है L अपॉन में FO, ठीक है, 1 प्लस में D अपॉन में FE। क्या होता है बेटा? दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब FO का भी कम होना चाहिए और FE क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी और नेत्र लेंस की फोकस दूरी दोनों कम होगा, तब जाके हमारा आवर्धन क्षमता अधिक होगा। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी की नली, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर उड़ा दो। अभिदृश्यक नेत्र लेंस की फोकस दूरी दोनों कम होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। मैच हो रहा है ना भाई? आप लोग देखिएगा कि इन आवर्धन क्षमता के लिए जो सूत्र हम लोग लिखते हैं, L अपॉन FO 1 प्लस D अपॉन FE। सर FO और FE दोनों व्युत्क्रमानुपाती में हर में है, हर का मतलब यही होता है कि अगर मैं इसको कम करूंगा तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा भाई, इसका मतलब यही होता है। तो F और FE दोनों कम होगा तब जाके M का मान बढ़ेगा। तो कौन सा सवाल सही होगा? आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? यदि प्रकाश किरणों का एक पुंज पर्दे के एक बिंदु पर अभिसारित हो रही है
तो एक समतल समांतर पारदर्शक प्लेट जिसकी मोटाई d है, अपवर्तनांक म्यू है, तो प्रकाश के मार्ग में रख दी जाती है, अभिसरण की जगह क्या होगा? बेटा ध्यान दीजिए, इसको ऐसा समझिएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अरे भाई सवाल एक बार सॉरी एक बार पढ़ते हैं, क्या बोलता है? प्रकाश किरणों का एक पुंज पर्दे पर प्राप्त हो रही है, अभिसरित हो रही है, तो समतल समांतर प्रदेश की मोटाई d है, तो अपवर्तनांक d प्रकाश के मार्ग में रख दी जाती है, अभिसरित बिंदु का अपनी जगह से हटेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझते हैं। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, ठीक है। एक पर्दा बनाते हैं हम लोग, ये स्क्रीन है, प्रकाश किरणें दूर से आ रही है और इस पर अभिसरित हो रही है, ठीक है, इस पर फोकस हो रही है। बीच में हमने क्या करा बेटा? एक मोटा पारदर्शी प्लेट रख दिया, मोटा पारदर्शी प्लेट रख दिया, मोटा पारदर्शी प्लेट रख दिया, जिसकी मोटाई कितनी है बेटा? जिसकी मोटाई है, जिसकी मोटाई कितनी है भाई? जिसकी मोटाई कितनी है? डी है, इसकी मोटाई कितनी है बेटा? डी। ठीक, तो अब प्रकाश किरणें यहां से क्या होगी? अपवर्तित होगी, ये ठीक है। तो ये जो स्लाइड हुआ ना बेटा, ठीक है ना, जो फोकस बिंदु है, मतलब अभिसरित बिंदु, जिस बिंदु पर आके एकत्रित हो रही है, ये बिंदु इतना स्लाइड हो गया है, इसी स्लाइड को निकालना है हमको, इसी स्लाइड को निकालना है। जब इस कांच का अपवर्तनांक म्यू है, इसकी मोटाई डी है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, शिफ्ट जो हुआ है, जो शिफ्ट फार्मूला हुआ है, शिफ्ट के लिए फार्मूला याद रखो, डी 1 - 1 अपॉन म्यू, डी 1 - 1 अपॉन म्यू से ये जो शिफ्ट हुआ है, ये जो शिफ्ट हुआ है ना बेटा, ये शिफ्ट हम इसके लिए फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखोगे। एक पर्दा है, स्क्रीन है, ये पर्दा, पहले अगर ये प्लेट नहीं रखे थे, डी मोटाई का प्लेट नहीं रखे थे, तो ये जो प्रकाश किरणें एग्जैक्ट कहां पर आके फोकस हो रही थी? पर्दे के ऊपर। सर इन प्रकाश किरणों के मार्ग में डी मोटाई का हमने प्लेट रख दिया, तो क्या हो गया? जो फोकस बिंदु हो गया, ये इतना स्लाइड हो गया, मतलब सरक गया, शिफ्ट हो गया, कहते हैं, क्या कहते हैं? शिफ्ट हो गया। तो इसी कितना शिफ्ट हुआ, इसके लिए फार्मूला ये है, डी ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन म्यू। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो आओ चलो, डी 1 - 1 अपॉन म्यू प्लस, अच्छा ये वाला तो आंसर करेक्ट, दूर मूव हो रहा है बेटे, दूर में मूव हो रहा है, ये पास पास वाला आएगा, तो पास वाला तो कैंसिल हो जाएगा, पास वाला कैंसिल, प्लस वाला भी कैंसिल, तो एक लौता आंसर बचता है ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अरे पास तो होगा ही नहीं, हम क्या देख रहे हैं अभी? हम देख रहे हैं ये पास इधर मूव हुआ कि इधर मूव हुआ, मतलब शिफ्ट किधर हुआ? दूर मूव शिफ्ट हुआ, प्लेट से दूर शिफ्ट हुआ, स्क्रीन से दूर शिफ्ट हुआ, तो दूर वाला ही ऑप्शन रखोगे। सर दूर वाला ही ऑप्शन रखोगे तो पास वाले को कैंसिल करो। सर यहाँ प्लस तो आएगा ही नहीं, तो पास के लिए कौन सा आएगा? माइनस, शिफ्ट निकालना है, अंतर। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल क्या है? CWCACG, पानी हवा कांच के लिए क्रांतिक कोण है, तो याद रखो बेटा, क्रांतिक कोण के लिए संबंध याद रखो, म्यू बराबर होता है 1 अपॉन साइन सी, साइन सी। तो सर साइन सी के लिए बात करेंगे, साइन सी के लिए, साइन सी बराबर होता है 1 अपॉन में म्यू। सर हवा के लिए अपवर्तनांक, हवा के लिए अपवर्तनांक म्यू एयर कितना? 1। सर पानी के लिए अपवर्तनांक कितना होता है? म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है 1.32। सर कांच के लिए कितना होता है? कांच के लिए कितना? कांच के लिए म्यू जी कितना होता है? 1.5। इसको याद रख लो, बहुत काम आएगा। अगर अपवर्तनांक ज्यादा, क्रांतिक कोण कम, अपवर्तनांक कम, क्रांतिक कोण ज्यादा, किसके लिए सबसे ज्यादा होगा बेटा? क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? म्यू डब्ल्यू म्यू जी के बीच संबंध है, म्यू डब्ल्यू म्यू जी के बीच संबंध है। क्या म्यू डब्ल्यू म्यू जी बराबर होंगे? बिल्कुल रॉन्ग,
म्यू डब्ल्यू क्या म्यू जी से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू डब्ल्यू, सो जो सी जी है ये छोटा हो जाएगा किससे, सी डब्ल्यू से, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन सी जी, सी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन सी जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बात आ रही है समझ में, युद्ध क्रमानुपाती संबंध, ये संबंध याद होगा तो आप बना सकते हैं। बड़े अगले सवाल पर बेटा, अगला सवाल क्या कहता है, एक वृद्ध पुरुष की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, आंख की बीमारी तथा लेंस जिसे लगाने के लिए, अच्छा दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, अभी अभी तो करे हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर का, तो निकट दृष्टि दोष होगा भाई, निकट दृष्टि दोष, और इसके लिए अवतल लेंस यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यही वाला सवाल पिछले वाला पीछे अलग तरीके से पूछा गया था, तो हमारे लिए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विचलन विहीन विक्षेपण प्राप्त करते हैं, ठीक, विक्षेपण रहित, ध्यान दीजिएगा हम बात कर रहे हैं एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ऐसे लिए, ठीक है, एक कौन से क्राउन ग्लास का है, कौन से ग्लास का है, क्राउन ग्लास, डब्ल्यू एन, क्राउन ग्लास का कोई प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक कोण है ए, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कोण कितना है बेटा, ए, और एक रख रहे हैं हम लोग, ठीक है, बिठा लो, इस पर बिठा लो, ओके, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, ओ भाई देखिए ध्यान से थोड़ा सा, अच्छा मिस मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही बनाते हैं, क्राउन कोन है और यहाँ पर एक ग्लास ऐसे रख दे, ये फ्लिंट ग्लास, कौन सा ग्लास है, फ्लिंट ग्लास, ठीक है, फ्लिंट ग्लास का एक प्रिज्म लिए, क्राउन ग्लास का एक प्रिज्म लिए, यदि मैं प्रकाश किरणों को ऐसे करूं तो यहाँ से ये विक्षेपित होगी, फिर ये चलेगा, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर मिलेंगे और बिना विचलित हुए, मतलब जो श्वेत प्रकाश आया और श्वेत प्रकाश गया, श्वेत प्रकाश गया, तो अगर श्वेत बिना विक्षेपण रहित हमको विक्षेपण चाहिए, ठीक है, तो हमको अलग अलग ग्लास का प्रिज्म चाहिए होगा और अलग अलग अपवर्तनांक कोण का प्रिज्म चाहिए होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, साधारण प्रिज्म द्वारा, बिल्कुल रॉन्ग आंसर होगा, बिल्कुल रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर हम लोग कटा देते हैं, भिन्न भिन्न कांच भिन्न भिन्न कोनों के दो प्रिज्म, बिल्कुल गलत, करेक्ट, यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमने देखा कि भिन्न भिन्न ग्लास के और भिन्न भिन्न अपवर्तन कोनों के दो प्रिज्म हम लोगों ने आपस में जोड़ दिए, तो हमको विक्षेपण रहित, मतलब विदाउट डेविएशन डिस्पर्जन मिल रहा है, विदाउट डेविएशन डिस्पर्जन। ओके, अगला सवाल ये है, यदि लेंसों की फोकस दूरी, अच्छा ये है अगला सवाल, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ओ भाई जुड़ जाओ सभी लोग, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस के संपर्क में, तो संयुक्त फोकल दूरी क्या हो जाएगा, पहले तो अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है बेटा, निगेटिव होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव, इस बात का ध्यान रखें। हम लोग लिखते हैं फिर यह फिजिकल टू f1 f2, इसको ऐसा कर लो यार, 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस में 1/में f2, सर 1/ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, -1/25, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2500, 100 एलसीएम आएगा, ठीक है ना, और 20 और 25, 20 से 2500, 2500, 100, तो 20 100, 20 से 2500 सॉरी, और 20 100, 1/100 आया, कितना आया 100, तो फोकल लेंथ कितना आया बेटा, एफ कितना आया, संयुक्त फोकल दूरी कितना आया 100 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है संयुक्त लेंस की क्षमता, सर कैसा,
अरे यार ना, नहीं आएगा समझ में, नहीं आया। ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, ये आप जिसको भी सामने जोड़ना है कोई दिक्कत नहीं है, सामने जोड़ना है जिसको जोड़ दो, ठीक है, सामने जोड़ना है जोड़ दो। सर इसका मैं बोलता हूँ F1 F2, इसको सॉल्व करें तो पूरा संयुक्त कितना है, कैपिटल F 100 आया, 100 सेंटीमीटर। सर पावर क्या होता है, पावर होता है 100 डिवाइड बाई F, तो सर 100 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा, 1 डायोप्टर। कितना आएगा बेटा, 1 डायोप्टर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। यदि लेंसों की फोकस दूरी F1 F2 है तो संयोजन से बने नवीन लेंस, अभी तो फॉर्मूला देखिए यार, यदि मैंने ये बोला F कैपिटल F सॉरी बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, सर क्या हो जाएगा, F बराबर एलसीएम लेंगे F1 F2 अपॉन में F1 प्लस में F2। सर कौन सा मैच हो रहा है देखिएगा, F1 इंटू F2 F1, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है भाई, 2016 का सवाल है। फ्राउनहोफर रेखा निम्न में से किसका उदाहरण है बेटा, अवशोषित स्पेक्ट्रम का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल करते हैं। यदि पानी में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, मतलब पानी में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, VW बराबर 2.25 गुणित, अरे यार तो हवा में पूछता है ना भाई, 3 गुणित 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड, इसको तो रटा हुआ होगा बेटा, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। अगले सवाल पर आते हैं। यदि प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, न्यूनतम विचलन का कोण 40 डिग्री, तो अपवर्तन कोण होगा कितना होगा, ठीक है ना। अपवर्तन कोण R बराबर A/2 पढ़े हो बेटा, R बराबर क्या पढ़े हो, A/2। अरे यार ये नहीं पढ़े हो क्या, स्मॉल r बराबर, अच्छा आपको आपने ये फार्मूला पढ़े बेटा, म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर पढ़े बेटा। आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। सर हमने ये भी पढ़ा है, अगर मैं प्रिज्म के लिए पढ़ रहे हैं, प्रिज्म का अपवर्तनांक का हम लोग निकाल रहे हैं, फार्मूला पढ़ते हो a प्लस में डेल m डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय साइन a/2। सर r की जगह क्या दिख रहा है, a/2 दिख रहा है सर। सर r बराबर हम लोग a/2 रखेंगे, प्रिज्मा का कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60/2 30, 60/2 कितना होगा 30, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आया कि नहीं आया, आया। देखो फर्जी बात नहीं करते, ज्यादा हम सवालों पर आधारित सवाल बातें करेंगे, ठीक है ना, सवाल की ही बातें करेंगे। जो फर्जी बातें करते हैं उसका लेक्चर काफी ज्यादा वायरल भी हो जाता है और काफी ज्यादा आप लोग पसंद भी करते हैं। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। एक पढ़ने वाला बच्चा केवल और केवल कंटेंट पर फोकस रखे और समझने पर ध्यान रखे, ठीक। और इधर उधर की मैं बातें करूंगा, बीच में मोटिवेशन लेक्चर घुसाऊंगा 10 मिनट बाद में, और मैं फोकट फर्जी बात करूंगा, तब आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यदि पढ़ने के लिए आए हो तो हम पढ़ने वाला कंटेंट दे रहे हैं भाई, हम बेफिजूल की बातें बिल्कुल नहीं करते बीच बीच में, ठीक। स्वस्थ आंखों के लिए विभेदन क्षमता, सर विभेदन क्षमता का जो सूत्र होता है 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय कैपिटल डी, ठीक है। यदि कोई लेंस है, यदि कोई लेंस है और इस लेंस का डायमीटर डी है, इस लेंस का डायमीटर डी है, ठीक है, और इसमें से गुजरने वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना लैम्डा है, उस लेंस की विभेदन क्षमता कितना होगा 1.22 लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। डी अब दिखा क्या डी, हाँ। तो ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होता है बेटा। एक स्वस्थ आंखों के लिए विभेदन क्षमता कितना होता है, 1 मिनट होता है। 1 मिनट कौन से मेजर करते हैं उसको, ठीक। और एक चीज याद रखो, स्वस्थ आंखों के लिए जो दूरी होता है कितना होता है 25 सेंटीमीटर, कितना होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब विजुअल रेंज कितना होता है 25 सेंटीमीटर देखने की, स्वस्थ आंखों के लिए देखने की जो क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। अगला सवाल क्या होता है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निम्न पर निर्भर करती है। सर विभेदन क्षमता का सूत्र अभी लिखा था मैंने, 2 लैम्डा डिवाइड बाय टी। ये है अभिदृश्यक लेंस के व्यास पर निर्भर करता है। डी क्या है, व्यास है, तो अभिदृश्यक लेंस के व्यास पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये किसके समानुपाती होगा, डी के समानुपाती होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या ध्यान दीजिएगा ना, फोकस दूरी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा,
लंबाई भी नहीं है तो व्यास है, तो व्यास मतलब बी, ये याद रखोगे। ठीक, अगला सवाल क्या कहता है, एक बल्ब ऐसे दो समतल दर्पणों के मध्य रखा है। बल्ब तो समतल दर्पण के मध्य जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो बल्ब कितने प्रतिबिंब होंगे, मतलब ऐसा पूछा है बेटा। एक दर्पण ये रहा, दूसरा दर्पण ये रहा, दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है थीटा। ठीक है, अच्छा थीटा बराबर कितना दिया हुआ है बेटा, 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये दर्पण है और ये, इनके बीच में एक बल्ब रख दिए, इनके बीच में क्या रख दिए, एक बल्ब रख दिए, एक बल्ब रख दिए, क्या रख दिए, बल्ब। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब होगा ये बताना है। तो सर इसके लिए फॉर्मूला होगा बेटा, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 बटे में 360 बटे में थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ है बेटा, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 6 6 36, तो 6 सम आया बेटा। यदि सम आएगा तो n - 1 करना है, विषम आएगा तो n जैसे का वैसा कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो सम आया बेटा, सम संख्या है, तो n कितना हो जाएगा, 6 ऋण 1 बराबर 5। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? हाँ यार, सूत्र याद रखना, यार सूत्र याद रखना चाहिए। n 360 बटे में थीटा, और सर ये थीटा ध्यान रखो, n का मान यदि सम आया तो इसमें से एक कम हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यदि m विषम आया तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। ठीक, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला एंड लास्ट सवाल, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सर विभेदन क्षमता मतलब थीटा बराबर 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय कैपिटल डी। अभिदर्शक का क्या है, व्यास है, तो क्या है, व्यास के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा ये हो जाता है प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, यहाँ पर मिस हो गया होगा शायद, हम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्यास के कैसा होता है, व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्यास के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरे यार हो जाता है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, इंसानों से तो गलती होती है भाई, है ना भाई, अगर इंसानों से गलती नहीं होती तो भगवान होते ना फिर हम। ठीक, तो फिर भी हमने करेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आपने रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में से फर्स्ट पार्ट क्या है, आगे बहुत सारे और क्वेश्चन है, हम जरूर करवाएंगे आगे, बारी बारी सभी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज के पार्ट 1 में आपने 23 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और कंप्लीट ऐसे नहीं किया, विद डिटेल किया है, आपने एडिशनल नॉलेज के साथ में कंप्लीट किया। इसका मतलब सर एक चीज के साथ में आप बहुत सारी चीजों को सीख कर जा रहे हो। इसका मतलब अगर आप एग्जाम के दौरान इसी को रिवाइज करते हो तो आपका 100% रे ऑप्टिक्स से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि व्यापम क्या करता है, सवालों को रिपीट करता है, कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।